नमस्कार। हकीकत में मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार में बिहार विशेष भूमि सर्वे का कार्य चल रहा है। हालांकि यह कार्य 1 वर्ष तक चलेंगे, लेकिन चूंकि लोगों का भूमि से लगाव इस कदर होता है कि सभी एकदम अफरा-तफरी में हैं कि जितना जल्द हो सके पूर्वजों का ज़मीन उनके नाम हो जाए और वे बिल्कुल तनाव मुक्त रहें। लेकिन कई ऐसे समस्याएं उठ खड़ी हो गई हैं जिसके कारण सर्वे में बाधा उत्पन्न हो रहा है। इसी कड़ी में मैंने पिछले कई वीडियो के माध्यम से कई समस्याओं को लेकर के समाधान बताने का प्रयास किया है और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि आपके माता या पिता जीवित हैं तो क्या पूर्वजों का ज़मीन, चाहे वह जिस भी प्रकार का ज़मीन हो, चाहे वह ज़मीन खतियानी हो, केवाला हो, परवाना हो, पर्चा का हो, बंदोबस्ती का हो, उनको दान स्वरूप मिला हो या फिर उनको अन्य प्रकार से किसी भी प्रकार से प्राप्त हुए हों और वो ज़मीन आप अपने नाम से करवाना चाहते हैं जबकि आपके माँ पिता जीवित हैं, तो क्या हो पाएगा? तो इसमें कई प्रकार के नियम और कानून हैं। जो वंशावली बनाने हेतु बातें कही गई है कानूनों के द्वारा या अन्य जो भी भूमि सर्वे से जुड़े हुए अधिकारी पदाधिकारी हैं उनके द्वारा, वो साफ तौर पर कहा गया है कि वंशावली आप प्रारंभ वहां से करेंगे जिनके नाम से जमीन है, चाहे वह जमीन जिस भी प्रकार का हो, और समाप्त आप जीवित रैयत पर आकर के करेंगे। मतलब साफ है कि यदि माता या पिता जीवित हैं तो वहां पर आकर के आपको स्टॉप कर देना है। हालांकि इसमें कुछ प्राथमिकता दी गई है, जैसे पिता जीवित नहीं हैं, पिता मृत हो गए हैं, तो सीधी सी बात है कि खेती माँ तो करेगी नहीं, खेती तो आप ही भाई बंधु मिल करके कर रहे हैं। मतलब आप जो है यदि पिता मृत हैं और रैयत आप ही हैं वर्तमान में, चूंकि खेती आप कर रहे हैं, पूरे भूमि प्रबंधन आप कर रहे हैं, तो वंशावली जो बनाएंगे उसमें माँ का नाम तो दर्ज होगा ही, माँ पिता का नाम दर्ज होगा ही, लेकिन चूंकि मृत पिता हैं तो उनके नीचे आप अपना सारे भाई बहनों का नाम अंकित करेंगे और यदि पिता मृत हैं तो फिर आपके नाम से खाता खुल जाएंगे। लेकिन वो तो मृत की अवस्था में हो गया, लेकिन यदि पिता जीवित है तो कैसे फिर आपके नाम से हो पाएगा? तो इसमें जो कानूनगो सर के द्वारा बताया गया है या अन्य जो सर्वे से जुड़े हुए अधिकारी प्राधिकारीगण हैं उनके द्वारा जो बातें कही जा रही हैं, वो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि यदि पिता जीवित हैं और आप अपने नाम से खाता खुलवाना चाहते हैं तो फिर आपको पिता से आपके नाम से केवाला होना चाहिए। वो आपके नाम रजिस्ट्री करेंगे तभी जाकर के आपके नाम से नया खतियान बन पाएगा, अन्यथा की स्थिति में पिता के जीवित रहते हुए किसी भी परिस्थिति में उनके अगले पीढ़ी के नाम नया खतियान नहीं बनेगा। इस प्रकार के सरकार के नियम सिद्धांत लाने का बहुत बड़ा रीजन क्या है? तो वर्तमान में जो सामाजिक परिदृश्य है, जो बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है उनके बहू और बेटा के द्वारा, उस कारण इस प्रकार के नियम और सिद्धांत लाए गए हैं। क्योंकि सामान्यतः यह देखा जाता है कि जब भी कोई बुजुर्ग पिता या माँ अपनी संपत्ति, अपना जायदाद अपने बहू बेटा का नाम कर देते हैं तो फिर उनका पूरा जो शेष जीवन होता है बुढ़ापे का, वह काफ़ी मुश्किलातों से भर जाता है। सभी उनके बेटा बहू में बंट जाता है उनकी सारी संपत्ति। अब चूंकि सभी को बराबर बराबर संपत्ति देते हैं, इस वजह से अब सभी में कंपटीशन हो जाता है कि उनका जो संपत्ति हो तो सब में बराबर बटा है, तो फिर उनका सेवा करने के लिए, उनका भोजन देने के लिए, उनको दवा देने के लिए, उनका जीवन यापन के लिए, उनका गुजर बसर के लिए क्या हम ही सिर्फ जिम्मेदार हैं या अन्य भी उनके बेटा बहू जिम्मेदार हैं? अब इस वजह से जो है बेटाओं में जो पुत्र होते हैं, बहू होते हैं, उनमें कंपटीशन का दौर देखने को मिलता है और जो उनके माता पिता जो बुजुर्ग होते हैं उनका सेवा सही से नहीं हो पाता है, वो ददर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाते हैं। इस वजह से सरकार का सख्त नियम है कि यदि आपके पिता जीवित हैं, माँ जीवित हैं, तो फिर आपके नाम से जो है वो खाता नहीं खुल पाएगा। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा कड़ी भी जुड़ा हुआ है कि बहुत ऐसे माँ पिता हैं जो बुजुर्ग हैं, कुछ ही दिनों में वे जो है स्वर्गवास होंगे और उनकी इच्छा होती है, स्वयं की इच्छा होती है कि उनका संपत्ति जो है वो बेटों के नाम ही कर दिया जाए। तो इसमें एक प्रॉपर सरकार का नियम होना चाहिए कि यदि माँ पिता एनओसी दे दें
और उसके आधार पर यदि पुत्र पुत्रियों के नाम से नया खाता खोलने हैं तो उनके तरफ से इजाज़त मिल जाए तो फिर खोलने देना चाहिए। या फिर हो सकता है कि एनओसी के मामले में भी बहुत सारे झोल होते हैं कि जबरन जो है बूढ़े माँ बाप को पता भी नहीं है, हो सकता है पढ़े लिखे ना हो, उनको पता नहीं है कि किस कागजात पर उनसे हस्ताक्षर लिया जा रहा हो, और उनसे जबरन एनओसी लेकर के और सारे जो है पुत्र पुत्रियां अपने नाम से उनके संपत्ति का, उनके जो भू संपत्ति है उसका खातियान नया खाता जो है खुलवा लेते हैं और उसके बाद बुजुर्ग माँ बाप को साइड कर देते हैं दर दर की ठोकरें खाने के लिए। तो उसमें जो है यह भी नियम होने चाहिए कि ठीक है, एक माँ पिता का 3 या 4 पुत्र पुत्रियां हैं, तो जितना पूर्वजों का संपत्ति है या उनके द्वारा अर्जा हुआ संपत्ति है, भू संपत्ति है, उसको बराबर बराबर 3 अलग अलग पुत्र पुत्रियों और 1 माँ पिता 4 हिस्सा में बांट दिया जाए और 3 जो हिस्सा होगा वो 3 अलग अलग पुत्र पुत्रियों के नाम खाता खोल दिया जाए और 1 हिस्सा जो होगा वो माँ पिता के नाम से खाता रहेगा। अब वो माता पिता पर निर्भर करेगा। यदि सभी लोग सामान्य तरीके से बूढ़े माँ बाप का रख रखाव करते हैं, उनका देखभाल करते हैं, तो उनका हिस्सा अंततः सभी में जो है बढ़ जाएगा। और यदि कोई एक ही उनकी जिम्मेदारी उठाता है तो माँ पिता के ऊपर निर्भर रहेगा कि उनकी संपत्ति जो उनका अंततः सेवा कर रहा है, बुढ़ापे में उनका देखभाल कर रहा है, सारे खर्च उठा रहा है, वो अपना संपत्ति उसके नाम करके चले जाएंगे। तो इस प्रकार से भी नियम हो सकते हैं। अभी आपके पिता के जीवित रहते हुए और आपके नाम से खाता खुल ही जाएंगे, यह असमंजस भरा है। यह जो सर्वे हो रहा है, जहाँ पे कैंप लगा हुआ है, वहाँ के अधिकारी पदाधिकारी यदि चाहेंगे तभी जो है जीवित पिता को रहते हुए और आपके नाम से खाता खुल पाएंगे। यदि वे नहीं चाहेंगे तो किसी भी परिस्थिति में जीवित पिता को रहते हुए आपके नाम से खाता नहीं खुल पाएगा। तो इस हेतु आपको समन्वय बनाना है, सामंजस्य स्थापित करना है कि आप किस प्रकार से इस समस्या का समाधान ढूंढते हैं यदि आपके नाम से खाता खुलवाना है तो। अन्यथा की स्थिति में सरकार की तरफ से सख्त हिदायत है कि बुजुर्ग माँ बाप के रहते हुए और पुत्र पुत्रियों के नाम से खाता न खोला जाए, क्योंकि समस्या आमतौर पर यह देखे जा रहे हैं और यह काफ़ी गंभीर समस्या है। आप जहाँ जिस गांव में हो, भले आप ना कर रहे हो, लेकिन कई उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे। पढ़े लिखे शिक्षित पुत्र बहू जो हैं वो अपने माँ पिता सास ससुर के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। 2 पुत्र हैं, बहू हैं, तो माँ को अलग बांट देते हैं, पिता को अलग बांट देते हैं, सास ससुर को अलग बांट बांट करके उन लोग सेवा करते हैं कि सिर्फ हम ही करेंगे। या फिर उदाहरण के स्वरूप ऐसा देखा गया है, एक माँ पिता का 6-6, 8-8 पुत्र हैं, बहू हैं, पूरा घर परिवार नाती पोता से भरा हुआ है, लेकिन अंत में वो बुजुर्ग माँ पिता जो है अलग खाना बना करके खाने को मजबूर होते हैं, या वो अपने ही पुत्र वधू से, अपने ही नाती पोता से जो है मांग चांग करके किसी प्रकार से अपना गुजर बसर करने के लिए मजबूर होते हैं। भिखमंगे की तरह उनका जिंदगी जो है अंत में हो जाता है और पुत्र वधू सारे नाती पोता जो है उनके संपत्ति पर, अर्जा हुआ संपत्ति पर राज करते रहते हैं। वो अंत में जो है उसी से बेदखल कर दे जाते हैं और भिखारी की तरह, भिखमंगे की तरह उनको रहने के लिए कमरा तक कोई प्रबंध नहीं कर पाता है। उनको उतना भरा पूरा परिवार रहता है और उनको 3 वक्त का खाना नहीं दे पाता है, पहनने के लिए अच्छे से पोशाक नहीं दे पाता है, उनको बुजुर्गावस्था में जो दवा की आवश्यकता होती है वो दवा नहीं दे पाते हैं और इस प्रकार से किसी तरह वो ज़िंदगी जो है बहुत मजबूरी में जीते हैं। वो मौत की भीख मांगते हुए आप उनको देखते होंगे, कई ऐसे बुजुर्ग आपको मिल जाएंगे जबकि उनका घर भरा पूरा है, किसी संसाधन की कमी नहीं है, परिवार की कमी नहीं है बावजूद इसके। तो इसलिए सरकार इस नियम को सख्ती से लागू करने हेतु सारे सर्वे से जुड़े अधिकारी पदाधिकारियों को हिदायत दे रखी है। अब उस प्रकार के मसले आते हैं तो आप जो सर्वे अधिकारी है उनसे मिल करके आप उनके समक्ष अपने माँ पिता को खड़ा कर और उनसे गवाही दिला करके कि नहीं जो है आप हमारा बेटा जो है, बहू है, वो सारे हमारे अच्छे से देखभाल करते आए हैं, करते रहे, हमें भरोसा है, हम बुजुर्ग हो चुके हैं, बहुत दिनों तक हमारी जीवन है नहीं, तो हमारे मृत्योपरांत तो इन्हीं का होना है, आप इन्हीं के नाम से नए खाता खोल दे। तो इस प्रकार से भले हो सकता है, लेकिन कानूनन ये जो है अधिकार नहीं है पुत्र को या पुत्रियों को कि वो जो है जीवित पिता को रहते हुए अपने नाम से खाता खुलवा ले। ऐसा यदि जबरन वो प्रयास करते हैं तो फिर उनका सर्वे बाधित होगा, उनका सर्वे नहीं हो पाएगा। तो इस मसले पर विशेष आपको ध्यान रखना है।